गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो आज हमारी जो क्लासेस रहेगी बेटा क्या रहेगी, चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा साइंस रहेगा क्लास 10 के लिए, ठीक है, जिसका नाम क्या है चैप्टर नंबर 4 में कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, आज हम पूरा जो पढ़ना है बेटा कार्बन से रिलेटेड पढ़ेंगे। जो भी पढ़ना है क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, कार्बन से रिलेटेड। कार्बन क्या होता है, आप देखोगे जितनी भी चीजें जो है जिससे हमको एनर्जी मिलती है ना, जिससे हमको क्या मिलती है, चलो एनर्जी मिलती है, वो क्या हो जाता है हमारे पास, बोलो। ठीक है, चलिए मुझे एक चीज बताओ बेटा, जो भी हम लोग खाते हैं है ना, दवाई के रूप में हो चाहे खाना के रूप में हो, भोज्य पदार्थ के रूप में हो, है ना, ये सारी की सारी चीज जैसे ऑयल भी है, ये सब चीज किससे बना होता है, कार्बन से। ठीक है, बिना कार्बन का कुछ होता नहीं है। अरे होता है कि पहले बताओ, यदि आप लोग जिसमें कार्बन नहीं रहता उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, ऐसा ना। जैसे मैंने बोल दिया कि तुमने लियो हाइड्रोजन, क्या लिया मेरा, चलो हाइड्रोजन, ये क्या है तुम्हारे पास, हाइड्रोजन मतलब तो पानी है, ये क्या है, ये H2O। अरे क्या है ये, पानी। क्या पानी से आप लोग को एनर्जी मिलती है, चलो बोलो, क्या पानी से हमें एनर्जी मिलती है, क्या नहीं मिलती है। क्यों, सिर्फ ये ऐसा होता है कि जितनी भी हमें हमारी जो जैविक क्रिया करने के लिए जो भी हेल्पफुल रहता है बेटा, हमारे कोशिका में जितनी भी जैविक क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है, पानी। और हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, चलो पानी की। ठीक है, जितना भी वर्क हमारा जितना भी ऑर्गन है ना, जितना भी ऑर्गन है उनकी जो सेल है वो बिना पानी का वर्क नहीं कर सकती। इसलिए हमें क्या लगता है बेटा, प्यास लग जाती है जब बार बार जो वहां पर वर्किंग होता है तो उसको पानी की नीड रहती है ना, इसलिए हम पानी पीते हैं। लेकिन क्या पानी हमारी भूख को क्या बुझा सकता है, क्या नहीं। क्या पानी पी के आप जिंदा रह सकते हो, क्या नहीं। कुछ दिन रह सकते हो लेकिन क्या मोर देन ज्यादा से ज्यादा समय तक नहीं रह पाओगे, क्या नहीं, क्योंकि पानी में क्या नहीं रहता बेटा, कार्बन। पानी में क्या नहीं रहता है, कार्बन। तो बिना कार्बन के एनर्जी नहीं मिलती। यदि आप गाड़ी भी चलाओगे, क्या चलाओगे, चलो गाड़ी भी चलाते हो, क्या चलाते हो, गाड़ी भी चलाते हो, तो गाड़ी में क्या लगता है, पेट्रोल। अरे लगता है कि नहीं, पेट्रोल लगता है। और पेट्रोल में क्या होता है, चलो जल्दी बताओ, अरे क्या होता है, कार्बन होता है। होता है कि नहीं पहले बताओ बेटा। आप लोग जब दवा खाते हो, क्या खाते हो, दवा, और दवाइयां लेते हो, जब दवा खाते हो ना तो उसमें भी क्या रहता है, चलो कार्बन। और क्या रहता है, कार्बन। देखिए इसमें कार्बन नहीं है तो इससे एनर्जी मिलेगी क्या, नहीं। आप जब गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में पेट्रोल, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, है ना, चाहे डीजल हो, है ना, डीजल हो, चाहे आपके पास क्या हो बेटा, केरोसिन हो, चाहे आपके पास कोई भी ईंधन हो, उनमें क्या रहता है, कार्बन। क्या रहता है उनमें, कार्बन। यदि उनमें कार्बन नहीं है तो उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, काम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब भी तो पता है जब आप गाड़ी चलाते हो तो धुएं के रूप में क्या निकलता है, कार्बन। और निकलता है कि नहीं, कार्बन। जो भी चीज जलता है, जलने के बाद क्या निकलता है उससे, कार्बन। सही है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से भी निरंतर बाहर निकलती रहती है। क्यों बेटा, क्योंकि जब आप लोग क्या खाते हो, ग्लूकोज लेते हो, ग्लूकोज बोलो तो C6H12 और S6, है ना, C6H12 और O6 जब लेते हैं हम लोग बेटा ग्लूकोज, क्या लेते हो, चलो ग्लूकोज जब खाते हो या लेते हो किसी भी माध्यम में, तो मुझे एक चीज बताइए, क्या इसमें भी क्या होता है बेटा, कार्बन। इसलिए हमें एनर्जी मिलती है। क्या मेरी बात समझ आ गई क्या। तो जितनी भी चीजें है नेचुरल में, जितनी भी चीजें बेटा जिसमें कार्बन रहता है उससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है, और वही ऊर्जा से हम क्या करते हैं बेटा, कार्य करते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना। जिसमें एनर्जी नहीं रहती तो वो उससे कार्य, मतलब जिसमें कार्बन नहीं उसमें एनर्जी नहीं, और उसमें एनर्जी नहीं तो वहां कार्य नहीं होता है। तो बेटा बताओ बेटा, कार्बन जितनी भी दुनिया में जितनी भी चीज है, चाहे कीड़े से लेकर बड़े से बड़े, छोटे से जंतु से लेकर बड़े जंतु तक, सब चीज किससे मिलकर बना होगा, पहले बताओ, कार्बन है कि नहीं है। कार्बन के कंपोनेंट है कि नहीं, कार्बन की यौगिक है कि नहीं, क्योंकि कार्बन की यौगिक नहीं होगा। मुझे एक चीज बताओ बेटा, आज आप ज्वलनशील गैस देखते हो, क्या देखते हो, मेथेन देखते हो, क्या देखते हो, मेथेन। ये भी किससे बनी होती है, चलो कार्बन से। ठीक है, जितनी भी एनर्जी वाली चीज है वो सब किससे बनी होगी, चलो कार्बन से। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आया आप लोग को। तो आज हमको कार्बन की इंपोर्टेंस के बारे में समझना है, और कार्बन का क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में, है ना, और कार्बन कैसे प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है, इसके अप्रूप क्या होता है, इस कार्बन की संयोजकता कितनी, इसकी बैलेंस कितनी होती है ना, कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं, हम इन सभी चीजों के बारे में फुल जानकारी इस सेशन के माध्यम से आप पास पेश कर देंगे। ओके, सभी लोग को समझ आया यहां तक के कि हमारे लिए कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलेगा। चलिए अब मैं इसके बारे में कुछ बताता हूं, कार्बन के बारे में। यहां तो मिटा दो बेटा,
कार्बन की जरूरत आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन से। बिना कार्बन के कंपोनेंट या कार्बन के यौगिक बिना कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि बनी हुई है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कार्बन को पढ़ना एक जरूरी है। केमिस्ट्री में खुद का ये अपना एक अलग ही टॉपिक रखता है जिसका नाम क्या है, कार्बन। ठीक है, चलिए अब मैं सबसे पहले थोड़ा सा परमाणु के बारे में बताता हूं आपको। किसके बारे में बताता हूं बेटा, इसके परमाणु के बारे में, और थोड़ी जानकारी कंटिन्यू चलती रहेगी। चलिए देखो कुछ चीजें बताता हूं बेटा, हाँ थोड़ा ध्यान से चलते रहो। चलिए बेटा, जितनी भी दवाइयां हैं, चाहे आपके जीवन से लेकर आपके जीवन में क्या जरूरी बेटा, आपके जीवन में होती कोशिका, क्या कहते हैं, चलो कोशिका। कोशिका को चलाने के लिए भी किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कार्बन की। कार्बन बोले तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और एक प्रकार से आप ऐसा भी देखोगे तो जो कोशिका रहता है बेटा, जो कोशिका रहता है, क्या रहता है, चलो कोशिका। इस टाइप से देखोगे तो आपको कोशिका दिखाई देगी। ठीक है, ये क्या है, चलो आप लोग के पास कोशिका। चलो अब ये यहाँ पर क्या रहता है, आपके पास केंद्रक रहता है, क्या रहता है, केंद्रक, है ना। और केंद्रक में क्या रहता है, चलो बोलो क्रोमोसोम, क्या रहता है, क्रोमोसोम, है ना, या डीएनए बोल सकते हो आप। ये रहता है, चलो डीएनए इस टाइप से रहता है। ये इस टाइप से क्या रहता है, चलो ये आरएनए हो गया, और इसका डबल हेलिक्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, डीएनए। और इनमें प्रत्येक डीएनए में क्या रहता है बेटा, ऐसा क्रोमोसोम ऐसा पेयर के रूप में रहता है। और रहता है कि नहीं, पहले बताओ, ऐसा पेयर के रूप में क्या रहता है, क्रोमोसोम रहता है ना। तो बताओ बेटे, ये क्रोमोसोम है ना, ये डीएनए, ये क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन के तो बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा, चलो, है ना, ये एमिनो अम्ल या प्रोटीन से बने होते हैं। अरे बने होते हैं कि नहीं, तो बताओ बेटा, प्रोटीन तो क्या है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ तो है, अरे कि नहीं, प्रोटीन भी क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ तो है कि नहीं। तो बताओ हमारे जीवन की कोशिका भी किससे बनी होती है, पहले बताओ बेटा, कार्बन से। समझ आया। तो डीएनए किसका बना होगा बोलोगे तो कार्बन का, है ना। तो बताओ हमारे जीवन की स्टार्ट भी, जीवन भी बोलोगे तो किससे स्टार्ट होगा, कार्बन से। क्या कोई समस्या है यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, चलो ठीक है। जीवन भी हमारा डीएनए भी बना हुआ किसके बना, चलो कार्बन का। जितनी भी दवाइयां बनी होती है, मेडिसिन, है ना, पहले तो आपने देख लिए कि डीएनए किसका बना होता है, तो आप बोलोगे कार्बन का। आपने दूसरा चीज देख लिया बेटा, क्या दवाइयां किसकी बनी होती है, चलो बोलो कार्बन की। कोई समस्या तक के दवाइयां हो या जो भी चीजें है, खाने पीने का हो, चाहे ईंधन हो, ईंधन भी किसका बना होता है, चलो बोलो। अभी बताया था ईंधन, ईंधन के बारे में आप लोग को मैंने, जितने पेट्रोलियम से जो भी प्राप्त होते हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे एलपीजी गैस हो, एलपीजी गैस में रहता है कि मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन रहता है कि नहीं, ठीक है। और जो तुम्हारे पास डीजल है, पेट्रोल है, यहाँ तक कि हमारे कुछ खाने का भी है, ऑयल भी है, ये सब चीज किससे बना होता है, कार्बन का। तो बताओ बेटा, ईंधन के रूप में भी हम किसका यूज करते हैं बेटा, कार्बन का। सही है। दूसरी चीज, अब बता बेटा, जो भूपर्पट्टी है, जो ऊपरी हिस्सा है, उसमें अत्यंत मात्रा में क्या रहता है बेटा, कार्बन ही उपस्थित रहता है। जैसे बोलोगे आप लोग तो हमारे पास जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, है ना, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ये कार्बन के ही तो है सब चीज, ठीक है। बताओ, केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। पता है कि नहीं आप लोग को, है ना। देखो यदि पूरे भूपर्पट्टी में देखोगे तो 0.02% क्या उपस्थित है, कार्बन, लेकिन 0.03% क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। आप बोलते हो कि नहीं, हमारी जो भूपर्पट्टी होती है, मतलब भूपर्पट्टी बोलते तो वायुमंडल भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। वायुमंडल में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास ऑक्सीजन, क्या होता है, चलो ऑक्सीजन, फिर क्या होता है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, उसके बाद आर्गन भी होता है कुछ मात्रा में, सही है। और क्या होता है, नाइट्रोजन, क्या होता है, चलो नाइट्रोजन। तो सबसे अधिक क्या होती है हमारे पास, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की समथिंग 78% होती है, आपको पता है। ऑक्सीजन की कितनी बेटा, 21 समथिंग ले लो आप लोग, है ना, 20 पॉइंट कुछ समथिंग होती है। और CO2 होती है 0.03% होती है ना, 0 पॉइंट कितने, तो चलो 0.03%। और आर्गन की 0.005, हाँ 0.0005 समथिंग क्या होती है, चलो इनकी प्रेजेंट रहती है, किसमें, अपने वायुमंडल। अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे क्या होती है, चलो भारी गैस होती है, इसमें सबसे कहां बैठी हुई रहती है, नीचे में, ठीक है, कहां बैठी रहती है, भूपर्पट्टी में, सही है। और हम यदि बोलेंगे तो 0.03% तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, लेकिन यदि हम कोयले, पेट्रोलियम के रूप में यदि अगर देखेंगे तो बताओ बेटा 0.002% क्या होती है हमारे पास, सिर्फ कार्बन होता है। और ये सारे चीज किसके बने होते हैं, कार्बन के। क्या मेरी बात समझ आई आप लोग को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए।
अब कार्बन की, हाँ, कार्बन के परमाणु और उसकी विशेषता। अरे कार्बन के बारे में हम अब थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि परमाणु क्या होता है। पहले परमाणु के बारे में थोड़ा समझा देता हूं, फिर आपको आगे की बातें समझ आएगी। वैलेंसी क्या होती है, इसकी प्रेजेंट क्या होती है, एब्सेंट क्या होता है, सब चीज है ना। तो पहले थोड़ा सा कार्बन के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा जान लीजिएगा, ठीक है। आपको समझ आ गया कि प्रत्येक जो भी चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी होती है। तो आप सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं परमाणु के बारे में समझा देता हूं। किसके बारे में बेटा, परमाणु। किसके बारे में, परमाणु। अगर आपको ये परमाणु के बारे में यदि समझ आ गया तो आपको आधे से ज्यादा कहानी समझ आ जाएगी, ठीक है। बता बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम्स। क्या बोलेंगे, चलो इंग्लिश में एटम्स। क्या बोलते हैं, एटम्स। यहां लिख देता हूं, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। एटम्स क्या बोलते हैं, चलो एटम्स, सही है। हम पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में एटम्स, है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में जो बताया था बेटा, वो किसने बताया था, बोलो, जॉन डाल्टन ने। किसने, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। किसने बताया था, चलो जॉन डाल्टन ने। वैसे तो यदि हम बोलेंगे तो इस जॉन डाल्टन से पहले एक हमारे, है ना, हमारे इंडियन वैज्ञानिक थे, है ना, जिसका नाम था महर्षि कणाद। इन्होंने, जॉन डाल्टन ने कब बताया था बेटा, 1808 ईसा में, है ना, 1808 ईस्वी में, ठीक है। 1808 ईस्वी में किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने। किसके बारे में, परमाणु के बारे में। और इससे पहले भी किसने बताया था बेटा, महर्षि कणाद ने, ठीक, महर्षि कणाद। तो बता बेटा, महर्षि कणाद ने कब बताया था, 800, है ना, 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व। किसने बता दिया था आपको, महर्षि कणाद ने। लेकिन क्या बताया था समझ लो, है ना। महर्षि कणाद ने क्या बताया, ध्यान समझ लो कि महर्षि कणाद ने बोला था कि जो परमाणु होता है, क्या होता है, चलो, ये जो परमाणु होता है ये सबसे पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है। क्या होती है, चलो, पदार्थ सबसे सूक्ष्मतम इकाई किसकी, पदार्थ की, है ना। तो पदार्थ की, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, पदार्थ की, है ना, सबसे सूक्ष्मतम इकाई। क्या, चलो, सूक्ष्मतम इकाई किसको बोल दिया था इनने, बोलो, परमाणु। किसको बोल दिया था, चलो, परमाणु को। सबसे पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम या छोटी इकाई क्या बोलती है, तो बेटा, परमाणु, ठीक है। और दूसरी चीज ने एक बोला था, और एक पॉइंट बोला था बेटा, जिसका नाम इन्होंने बोला था कि जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो भाग है, परमाणु का मतलब क्या होता है, ऐसा अणु जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो परमाणु के बारे में इन्होंने बताए थे, क्या बताया था बेटा, कि, है ना, परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। क्या होता है, चलो, अविभाज्य होता है, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, अनडिवाइडेबल, है ना। क्या होता है, अनडिवाइडेबल, ठीक है, अनडिवाइडेबल। किसने बोला है बेटा कि परमाणु कैसा होता है, सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था कि जो पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो कौन है बेटा, परमाणु है। परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। और दूसरी चीज ये होता है अविनाशी। क्या होता है, चलो, अविनाशी। अविनाशी मतलब क्या होता है, इसका नाश नहीं हो सकता, ये कभी खराब नहीं हो सकता, अनडिस्ट्रॉयड, ठीक है, ठीक है। तो इसका कभी भी ये समाप्त नहीं होगा, ये कभी भी नष्ट नहीं होगा, ये अविभाज्य है, इसको कभी भी हम दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी चीज, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है, परमाणु। कौन है, चलो, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई बोलोगे तो आप किसको बोलोगे, परमाणु। सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था, कब बेटा, 800 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले, ठीक है। अब पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई किसने बोल दिया है कि क्या है, परमाणु है, अविभाज्य है, और क्या बेटा, अविनाशी। सबसे पहले बोला था किसने, बोलो, महर्षि कणाद ने। अरे किसने बोला था, महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद ने बोल तो दिया, लेकिन लिख के दिया क्या, नहीं दिया। मतलब हमारे इंडियन की क्या खासियत होती है बेटा, आप लोग ने देखे ना, इंडियन क्या करते हैं, बोल देते हैं। मैं आज बोलेंगे, हर्षु बोलेगी, सर जी मैं तो आज मिसाइल बनाने वाली हूँ, है ना, बोल तो दी, सर जी मैं गतिगत प्रति नियम लगाऊंगी, और घर में बना के चल टेस्ट भी कर लिया उसने, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या बता देगी, सर जी मैंने तो ये किया था, लेकिन क्या आपने लिख के दिया हो क्या, नहीं। और हमारे इंडियन हो चाहे दुनिया हो, क्या मानती बेटा, प्रमाण। यदि आप मर भी गए हो ना, समझ रहे हो, यदि आप मर भी गए हो ना, और आपको अदालत में पेश किया जा रहा है कि बताइए मरा है कि नहीं, तब तक कि आप जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जब तक नहीं दोगे, तब तक कि वो मरेगा क्या, नहीं। क्या मेरी बात समझ आई क्या? तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि जब तक कि आप किसी भी चीज को लिखित में नहीं देते हैं, तब तक वो इंसान प्रूफ नहीं कहलाता। तो वैसा ही हुआ, महर्षि कणाद इंडियन थे, है ना, इंडियन फिलोसोफर थे, लेकिन इन्होंने लिखकर नहीं दिया, इसलिए इनको सिर्फ इंडिया में ही जानते हैं, है ना। यदि हम बोलेंगे कि परमाणु की खोज अगर सबसे पहले किसने किया तो आप क्या बोलोगे, महर्षि कणाद ने, लेकिन सिर्फ इंडिया में बोलेंगे। लेकिन अदर कंट्री में बोलने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा, प्रूफ, सही है।
अभी जैसे बासमती चावल का चल रहा है कि बोल रहा है अभी पाकिस्तान बोल रहा है कि मेरा चावल चल रहा है ना, मतलब क्या बोलता है बासमती चावल क्या है, हम हमारा है तो हमारा जीआई टैग लगना चाहिए, है ना। और इंडिया क्या बोलता है हमारा है, और जबकि पता है कि इंडिया से ही निकल के कौन बना है, पाकिस्तान। 1947 में कौन हुआ था, हम लोग आजाद हुए, उसके एक दिन बाद कौन हुआ, हमारे बाद कौन हुआ, पाकिस्तान, हमारे से आजाद हुआ कि नहीं। तो पाकिस्तान एक्चुअल में था हमारा ही, है कि नहीं। तो बताओ चावल तो सबसे पहले कहां रहा होगा, भारत में, है ना। लेकिन पाकिस्तान वाला क्या बोल रहे हैं कि भाई ये तो हमारा है, इसके ऊपर हमारा जीआई टैग लगना चाहिए, सही है। लेकिन जीआई टैग तो वो सीधा प्रूफ के साथ है कि इंडिया है, इंडिया का ही रहेगा। तो वैसे ही बता बेटा महर्षि कर्नाड क्या थे, इंडियन थे, और ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि इनने सिर्फ लिख के नहीं दिया, सिर्फ बोल के दे दिया, इसलिए इनको नहीं जानते हैं। और ये जो महानुभाव है जिसका नाम है जॉन डाल्टन, 1808 में इन्होंने बता दिया कि भैया सबसे पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, तथा पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है वो है परमाणु है, और अविभाज्य है और अविनाशी है। जैसा महर्षि कर्नाड ने चिपकाया था वैसे टिट्टो किसने चिपका दिया, चलो बोलो, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने भी जैसे कि वैसा चिपका दिया 1808। बताओ फिर भी उसको चिपकाने को कितना समय लग गया, बोलो सर वो पैदा ही नहीं हुआ था ना, 2600 साल समथिंग में, है ना। तो बताइए कि यहाँ पर जो जॉन डाल्टन है कौन है, चलो जॉन डाल्टन। तो आप बोलोगे परमाणु की खोज करना, परमाणु हु इज डिस्कवर ऑफ एटम्स, तो आप क्या बोलोगे बेटा, जॉन डाल्टन। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था बेटा, रिटर्न में लिख के दे दिया था, रिटर्न में दे दिया था, क्या दे दिया था, चलो रिटर्न में। रिटर्न का मतलब होता है लिखकर या लिखित बोल सकते हैं आप लोग, कैसे दे दिया था, लिखित में दे दिया था। तो आप बोलोगे कि जो परमाणु की खोज करता है वो कौन है, चलो जॉन डाल्टन। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ आई। अब इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग वैज्ञानिकों ने फिर इसके बाद देखोगे तो 1904 में तुम्हारे पास कौन है, जे थॉमसन है ना। कुछ तुम्हारे पास वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास रदरफोर्ड है ना, चैडविक है, चैडविक न्यूटन की खोज कर दिया, है ना, गैलीलियो। अभी छोड़ो मैं बताता हूं, ये देखो जे थॉमसन था बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दिया, और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर दिया, और रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर दिया। इसी प्रकार से क्रम चलते गया और बहुत सारी खोज हुई। लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए लेवल अप है, इसलिए मैं परमाणु के ऊपर आता हूं। ठीक है मेरे बच्चा लोग, अभी देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको सिर्फ क्या देखना है, परमाणु के बारे में पढ़ना है, इसलिए मैं उधर का थोड़ा सा माइनस करता हूं, इधर चलता हूं। ठीक है चलेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या। तो परमाणु की खोज करता कौन बोलोगे आप लोग, जल्दी बोलो, जॉन डाल्टन, है ना। और इंडियन पूछेगा तो महर्षि कर्नाड, यदि आएगा तो ठीक है, और नहीं आया तो क्या लगाओगे आप लोग, जॉन डाल्टन। ठीक है। तो परमाणु क्या होता है, परमाणु की आप लोग यदि क्या बोलोगे, परमाणु के लिए डेफिनेशन बोलना चाहो तो किससे बोलोगे बेटा, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे अविभाज्य नहीं किया जा सकता। हाँ, मतलब पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, और वो कैसा होता है, अविनाशी होता है। और इसकी खोज किसने किया, चलो जॉन डाल्टन ने 1808 में किया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु। ठीक है, थॉमसन ने काय की खोज किया, जे थॉमसन ने किया था बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल जिसको तरबूज मॉडल बोलते हैं। अब प्लम पुडिंग का मतलब होता है जापान की एक मिठाई जिसमें हल्के जो काले काले थोड़े से कण रहते हैं उनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना, मतलब नेगेटिव चार्ज दे दिया उस पे, और जो लाल लाल जो भाग था उसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो चार्ज के मतलब आवेश वितरण की सबसे पहले जो बात किया था उसने किया था, चलो जे थॉमसन ने। ठीक है चलिए, अब मेरी बातें आगे बढ़ा रहा हूं अब थोड़ा सा। चलिए अब देखो बेटा, परमाणु के बारे में समझ लो। परमाणु के अंदर में क्या क्या होता है, क्या घमासान न्यूज चलता है परमाणु के अंदर में, समझोगे। और फिर मैं सीधा कार्बन के परमाणु के बारे में आपकी बात चर्चा करूंगा। ठीक है, तो एक एक चीज समझ लो थोड़ा, परमाणु के बारे में क्या क्या होता है। यदि आ रही है समझ तो समझ लो, और नहीं भी आ रही तो एक बार फिर से समझ लो। समझना तो पड़ेगा, दैट इज कंपल्शन। ओके गाइस चलेगा। बता बेटा, ये होता है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा है नाभिक। क्या करो, चलो नाभिक। ये क्या है तुम्हारे पास, नाभिक, सही है। और नाभिक के ऐसे ऐसे कप चलते बेटा लोग, देख लो पहले से। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, और नहीं भी दिख रहा होगा तो देखने की कोशिश करो, क्योंकि देखना तो पड़ेगा। सर उतना ही तो रहता है ना, और एक बनाना दोनों रहता है। ठीक है, चलिए बता बेटा, इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वो कैसा करता है, वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार, है ना। इलेक्ट्रॉन जो गति करता है कैसा करता है, चलो वृत्ताकार या फिर दीर्घ वृत्ताकार, सही है। तो
तो बताओ बेटा इस नाभिक में ये क्या, चलो नाभिक, अब एक चीज समझ लो, ये नाभिक की खोज किसने किया जल्दी बताओ? रदरफोर्ड ने। अरे किसने नाभिक की खोज? हाँ, नाभिक की खोज किया चलो रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक है, किसने किया? चलो रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने सबसे पहले नाभिक में क्या किया था देख लो इधर, थोड़ा सा बताया था उसके बारे में। ये समझ लो उन्होंने लिया था गोल्ड फील्ड। क्या लिया था? गोल्ड फील्ड। गोल्ड फील्ड का मतलब होता है स्वर्ण पत्री। क्या लेता है? चलो स्वर्ण पत्री। और उन्होंने इस स्वर्ण पत्री सबसे पतला हिस्सा लिया था पत्री का, है ना, मेम्ब्रेन टाइप का था। और यहाँ से बेटा उन्होंने अल्फा कणों की क्या किया था? बौछार, है ना, किसकी किया बेटा? हाँ, हीलियम के, है ना, E2He4 और प्लस में क्या रहेगा? चलो 2, है ना, ये पॉजिटिव था। ये कैसा था मेरा बच्चा? चलो पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव था, मतलब धनात्मक था। और इसको जैसे कि जैसे हमने कहा किया बेटा, इसको अल्फा कणों की बौछार, ये अल्फा कण है। और अल्फा कण बेटा, अल्फा बोले तो एक रे होती है, अल्फा बीटा गामा सुना है ना, रे, है ना। रे मतलब क्या होता है? किरण। रे मतलब क्या होता है? किरण। अरे जो प्रकाश होती है ना उसी को, है ना, प्रकाश की एक किरण होती है। अल्फा गामा बीटा सुने ना, एक्सरे, आपने एक्सरे सुने हो ना? एक्स क्या है? जब उसका नाम रॉन्टजन ने उसको खोज किया था किसकी? एक्सरे की। अरे एक्सरे क्या होता है? जब आप लोग क्या करते हो, जब उसके ऊपर प्रकाश आता है तो क्या होता है? पीछे में लेट का रहता है, पीबी वाला स्लाइड रहता है, और स्लाइड के ऊपर जैसे ही प्रकाश मारता है दौड़ से, तो क्या होता है बेटा? हमारे सारी स्किन, सारे ऑर्गन को क्या कर लेता है? वो क्रॉस कर जाता है। लेकिन क्या बोन्स को, बोन से वो टकरा कर फिर से क्या हो जाता है? वापस। तो हमारे शरीर की सिर्फ क्या दिखती है बेटा? बोन्स। बोन्स बोले तो हड्डियों का ढांचा दिखता है, बाकी सारे ऑर्गन्स दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। बाकी सारे ऑर्गन्स नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो किरण होती है बेटा, वो भेदन क्षमता रहती है उसकी। भेदन क्षमता मतलब उसको भेद देने वाली, इसलिए एक्सरे काम आता है। और उसका एक्सरे का कोई नाम नहीं है, उसने एक्स डाल दिया, उसका नाम हम बोलते ना, माना कि इसको एक्स मान लिया, तो वैसे उन्होंने भी क्या मान लिया? एक्स। तो एक्सरे, रे का मतलब होता है किरण, और एक्स का मतलब क्या होता है? उसका नाम, एक्सरे, किरणों का नाम। तो उसी प्रकार से क्या होती है बेटा? अल्फा। अल्फा ये क्यों लिया? क्योंकि इसकी विभेदन क्षमता क्या होती है बेटा? अधिक होती है। विभेदन क्षमता मतलब आर पार करने की क्षमता। ठीक है, अब बताओ बेटा, इसने जैसे ही क्या किया, जैसे इसने अल्फा कणों की बौछार किया, किस पर? बोलो, अल्फा कणों की बौछार किया किस पर उसने? बोलो, गोल्ड फिल्म में। गोल्ड फिल्म में बोले तो या इसको बोलते हैं स्वर्ण पत्री में। तो बताओ बेटा, अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो जैसे ही यहां पर अल्फा कणों की बौछार किया बेटा, तो क्या हुआ? देखो ये तो पॉजिटिव था, ये अल्फा कण कैसा था? चलो पॉजिटिव था। तो जैसे ही इसने यहां पर बौछार करने की कोशिश किया, ये इधर चले गया। किधर चले गया? इधर। हाँ, जैसे इधर से डाला, फिर से इधर खींच लिया, मतलब ऐसे जैसे करते रहे तो ऐसा खींचते चला गया। ठीक है, ये ऐसा, ये देखो ये किधर जा रही है? मतलब बेटा जैसे इसको मैं कहां डालने की कोशिश कर रहा है, वो ध्रुव की ओर। कहां डाल रहा है? सेंटर में जैसे डाल रहा है, तो क्या होता है? इधर, मतलब क्या होता है? ये अपनी कुछ टकरा है ना, मतलब ये ध्रुव से, मतलब बोल सकते ये बीच वाला भाग है, तो ये अपने अपने किनारे के भाग में क्या करने लग जाता है? ये खींचने लग जाता है अपने अपने ओर। तो हमको ये चीज समझ आई भाई साहब। और जैसे इसने बीच में डाला, तो ये सीधा वापस आ गया। कैसे करना? चलो सीधा वापस। तो आपको एक चीज समझ आ गई कि मैंने जैसे पॉजिटिव डाला हूं, तो जैसे यहां से डाला हूं तो ये अपने आप खींच लेता है। तो आपको एक चीज समझ आ गई कि बेटा दोनों साइड में जो होता है कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सा चार्ज है आपके पास? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कौन खींचेगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बताओ बेटा, चार्ज देखो, ये पॉजिटिव जो चार्ज रहेगा, ये क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षण। क्या करेगा? चलो प्रतिकर्षण। लेकिन यही चीज मैं बोल दूंगा कि सर जी ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है, एक दूसरे क्या करता है? चलो आकर्षण। सही है कि नहीं? यस सर। आप देखोगे फेस टू फेस हो जाता है कभी कभी, सुना है ना? हम लोग कभी क्या करते हैं? हम लोग खुद अर्थिंग हो जाते हैं, और हम कभी कभी हम फेस को हाथ लगा देते हैं, तो क्या लग जाता है हमको? करंट लगता है कि नहीं? लेकिन हम अर्थिंग को हाथ लगाते हैं तो करंट लगता है क्या? नहीं। तो बेटा माइनस प्लस क्या हो जाता है? फिर से हाँ बोलो, क्या कर लेते हैं? एक दूसरे को आकर्षण। इसलिए हमको करंट लग जाता है। मेरी बात समझा क्या? अब बता बेटा, यहाँ प्लस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। तो सबसे पहले नाभिक की खोज इन्होंने ऐसी की कि बोलते भाई साहब कि यहाँ पर जो होता है ये कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, और दोनों में कैसा रहता है? चलो नेगेटिव चार्ज रहता है। ऐसा किसने बताया था? रदरफोर्ड, है ना? तो रदरफोर्ड ने ही पहले बार बताया कि बेटा कि इसके नाभिक में जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों साइड में कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। मेरी बात समझ आई क्या? तभी तो नेगेटिव वाला अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है, पॉजिटिव क्या कर लेता है? प्रतिकर्षित कर लेता है। तो नाभिक की खोज सबसे पहले अगर बोलोगे किसने किया, बोलोगे तो रदरफोर्ड। ठीक है, चलिए, क्या मेरी बात समझ आई इनके? ठीक है, चलिए। और किस कणों की बौछार किया तो क्या बोलोगे आप लोग? अल्फा कण। ठीक है, और अल्फा कण किसके बना होता है? 2He4 प्लस, और उसके ऊपर कितने का वो रहेगा? पॉजिटिव चार्ज 2 का। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, अब यहां पर आपको एक तो नाभिक की खोज हो गई। नाभिक में कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। और यहां पर क्या रहता है? चलो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या रहता है? चलो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। सही है।
बताओ बेटा। हाँ, नाभिक में क्या क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है, क्या रहता है? चलो प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है जल्दी बताओ? चैडविक ने। किसने किया है? चलो चैडविक ने, है ना। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज किसने किया है? चलो गोल्डस्टीन ने। किसने किया है? गोल्डस्टीन ने। किसने किया? चलो। तो आपको सीधा पूछेगा कि बताओ बेटा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो आप क्या बोलोगे? चैडविक ने, जब चैडविक बोलते हैं। और प्रोटॉन की खोज किसने किया, तो बोलोगे आप लोग गोल्डस्टीन ने। और नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और क्या होता है? प्रोटॉन। सही है। फिर उसके आसपास बेटा, ये उसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्या लगाते रहते हैं बेटा? चक्कर। क्या लगाते रहते? चलो इलेक्ट्रॉन क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा? चक्कर लगाते रहेगा, मतलब घूमते रहेगा। क्या करेगा? घूमते रहेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहां घूमते रहेगा? चलो उसके कक्ष में, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा? इसके कक्ष में क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज, मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन जब ये आसपास घूम रहा है, बीच में तो पॉजिटिव चार्ज है और आसपास कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि भाई साहब कि अब ये आसपास घूम रहा है, मतलब बाहरी हिस्से में घूम रहा है, तो इस पे भी कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। अरे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? चलो नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने बोलूंगा तो क्या बोलोगे आप लोग? जे थॉमसन। ठीक है। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जल्दी बताओ। जे थॉमसन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने। और सबसे पहले जे थॉमसन ने ही बेटा, जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया था जिसको बोलते थे प्लम पुडिंग मॉडल। क्या दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल, है ना। प्लम पुडिंग मॉडल ये क्या होता है? प्लम पुडिंग मॉडल, है ना। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आवेश वितरण की बात किया था कि बोल दिया कि भैया इनमें जो होता है आवेश का वितरण होता है, मतलब आवेश होता है कि आवेश इन्होंने क्या दिया? प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है बेटा? जापान की मिठाई होती है। उस जापान की मिठाई में क्या होता है कि आसपास तो क्या होता है? चलो पूरा भाग उसका रहता है लाल टाइप का रहता है, और बीच बीच में क्या रहता है? चलो इस टाइप से काला भाग रहता है। तरबूज मॉडल भी बोलते हैं इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं कि इसका जो बीच बीच का जो भाग रहता है वो कैसा रहता है? चलो काला रहता है, और पूरा भाग कैसा रहता है? इसका लाल। तो बेटा ये काले भाग को उन्होंने क्या बोल दिया था? भाई साहब ये नेगेटिव चार्ज बोल दिया था, और जो पूरे लाल भाग दिखाई दे रहा है चलो इसको कौन सा चार्ज बोल दिया था? पॉजिटिव चार्ज। ऐसा किसने बोला था? बोलो बोलो। अरे किसने दिया था? बोलो। जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले आवेश वितरण की बात किया था, 1911 की बात है। और इन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल कुछ नहीं भाई साहब, एक जापान की मिठाई है जिसमें जो काले काले हिस्सा रहता है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज, और जो एकदम से लाल लाल जो भाग रहता है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरे पास समझ आ रही है आप लोग को? और इसी को बोल देते बेटा तरबूज मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? तरबूज मॉडल। तो आप लोग को सबसे पहले यदि बोलेगा कि भाई साहब आवेश वितरण की सबसे पहले किसने बात किया है, तो किसने किया है? जे थॉमसन ने 1911 में। क्या मेरे पास समझ आई आप लोग को? चलिए अब प्लम पुडिंग मॉडल हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज तुम्हारे किसने कर दिया? बोलो। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कर दिया। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज रहता है? चलो नेगेटिव चार्ज रहता है। और मैंने बोल दिया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने किया है। और यदि मैं प्रोटॉन की खोज बोलूंगा तो गोल्डस्टीन ने किया है। क्या? और नाभिक की खोज बोलूंगा तो क्या बोलोगे बेटा आप लोग? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने ही कौन सा? अल्फा कणों या अल्फा कण या बोलते हैं इसको अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग बोलते हैं, किसने दिया है? तो बोलोगे आप लोग रदरफोर्ड ने। ठीक है। रदरफोर्ड ने किस पर किया था? तो बोलोगे स्वर्ण पत्री, या इसको बोलते हैं गोल्ड फिल्म। ठीक है। मेरी बात समझ आएगी बेटा? आ गई होगी। अब बताओ इसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, आपको समझ आ गया इसके आसपास कौन चक्कर लगाते हैं मेरे बच्चे लोग? इलेक्ट्रॉन, और बीच में कौन रहता है? यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, और आसपास कैसा रहता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में पॉजिटिव चार्ज रहता है। देखो न्यूट्रॉन जो रहता है वो एकदम उदासीन रहता है ना, उदासीन। और प्रोटॉन जो रहता है वो कैसा रहता है? चलो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। लेकिन इसके नाभिक में क्या रहता है? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। और वो क्रिसमस का ट्री वाला कौन दिया था? वो कौन सा वाला? जो क्रिसमस का ट्री का वो मॉडल। कौन सा मॉडल बोल रहे हो? जैसे तरबूज का मॉडल दिए ना जे थॉमसन ने। हाँ। उसमें लाल को वो बता दिए पॉजिटिव, काले को वो बता दिए नेगेटिव। हाँ। वैसे ही किसी वैज्ञानिक ने क्रिसमस ट्री का भी दिया था। तो क्रिसमस में जो गिफ्ट रहते हैं इसको नेगेटिव, और जो पेड़ की पत्तियां रहती है इसको पॉजिटिव दिया था। वो किसने दिया था? हाँ तो बेटा वो दिया जरूर होगा, लेकिन वो क्या है? वैलिड नहीं है ना। वैलिड का मतलब ये होता है कि लिखित में आना चाहिए सब चीज, बुकों में आना चाहिए, तभी तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं सब चीज। ठीक है। दिया था 9th में।
दिया है क्या? हाँ। तो फिर होगा फिर, क्योंकि क्रिसमस के आधार पे यदि दिया होगा तो फिर उसके बोला होगा कि क्रिसमस का जो पेड़ रहता है उसमें जो बीच बीच में जो गिफ्ट लगा देते हैं वो कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और पूरा पेड़ जो रहेगा, पत्तियां रहेगी तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो बात वही है, ये जैसा बोल रहा है वैसे ही सेम है ना? जो अधिक मात्रा में रहता है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जो कम मात्रा में रहता है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब देखो इसके बाद जो रदरफोर्ड ने इनके बाद दिया है ना, इसके बाद नियम देने के बाद क्या हुआ? चलो मैं उधर का आप ज्यादा डीप में जाता नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं इसके में आता हूं ना, क्योंकि ज्यादा डीप जाना नहीं, ठीक है? चलिए उधर डीप में जाऊंगा ना, फिर आपका पूरा बोले सर पूरा केमिस्ट्री चालू कर दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा अपने लेवल पे लाता हूं, 10th लेवल पे, ठीक है? तो तुम सुझाव करिए, ठीक है? चलिए तो यहाँ पर कौन सा चार्ज रहेगा? चलो पॉजिटिव चार्ज, और आसपास क्या रहता है? चलो इलेक्ट्रॉन। तो यहीं पर एक सबसे पहले इनमें सबसे बड़ा जो भाग होता है बेटा, इसको बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं ना? चलो कक्षा। देखिए ये सारे होते हैं ना, इसको बोलते हैं, जैसे बोल दिया मैंने के, क्या बोलते हैं? चलो के एल एम और एन, के एल एम और एन, सही है? ये सब के सब क्या है? चलो कक्षा। क्या बोलते हैं इसको? कक्षा, सही है? या बोलते हैं इसको सेल। क्या बोलेंगे? चलो सेल, ठीक है? इसमें क्या होता है? ये पूरा क्या होता है? चलो कक्षा। क्या होता है ये? कक्षा, ठीक है? के एल एम एन, सही है? ये के एल एम क्या है? चलो कक्षा, कक्षा, इसी को बोलते हैं सेल। और बेटा इस सेल में भी होता है सबसेल। क्या होता है? चलो सबसेल। देखो जैसे यहाँ पर होता है यस, क्या होता है? चलो एस, सही है? उसके बाद होता है बेटा यस प्लस पी, है ना? और यहाँ पर होता है यस प्लस पी प्लस डी। कितना होगा? चलो यस प्लस पी प्लस डी। और यहाँ पर होगा बेटा एस प्लस पी प्लस डी प्लस एफ। क्या होगा? चलो एस प्लस पी। देखो यहाँ पर एस, ये पहले कक्षा है ना, इसको पहला बोल दो। इसको क्या बोलोगे आप लोग? पहला। इसको क्या बोलोगे आप लोग? दूसरा। इसको क्या बोलोगे आप लोग? तीसरा। और इसको क्या बोलोगे? चौथा, है ना? और ये चौथा, पहला, दूसरा, इसको यानी की संख्या बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, है ना? या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ क्या कक्षा है? सबसेल, है ना? तो देखिए बेटा, या इसको एन भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो गया आपको? ये सारे के सारे क्या है? चलो ये सारे के सारे क्या है आपके? बोलो। ये कक्ष, क्या है? ये कक्षा। ये क्या है? ये कक्षा। और इनको बोलते हैं बेटा उप कक्षा। क्या बोलते हैं? उप कक्षा। क्या बोलते हैं इसको? उप कक्षा। या इसी को बोलते हैं सेल। क्या बोलेंगे हम लोग? सेल। क्या बोलेंगे? सेल। और इसी को बोलेंगे बेटा सबसेल। क्या बोलेंगे? चलो सबसेल। क्या बोलेंगे? सबसेल, ठीक है? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सबसेल, ठीक है? बात समझ आया क्या? इंग्लिश में समझ आ रही है आप लोग को? हाँ, ये पूरे भाग को क्या बोलते हैं हम लोग ने? कक्षा। और उसकी क्या होगा बेटा? उपकक्षा। कक्षा को क्या बोलते थे हम लोग? सेल। और इसकी उपकक्षा क्या बोल देंगे हम लोग? सबसेल, ठीक है? और बताओ बेटा इस सबसेल में भी क्या होता है पता है आप लोग को? कक्षा। क्या होता है ना? चलो कक्षा। हाँ, इनमें भी क्या होते हैं आपके पास? कक्षा। क्या होते हैं ना? चलो कक्षा। इस कक्षा को क्या बोलते हैं पता है आप लोग को? ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे ना? चलो ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्बिटल, ठीक है? इसको बोल देते हैं हम लोग सेल, या इसको बोलते हैं कक्षा, है ना? और इसको क्या बोलेंगे? चलो उपकक्षा। और इसके बाद अंदर में भी क्या होता है? कक्षा, है ना? मतलब कक्षा में देखो सबसे पहले क्या है तुम्हारे पास? यस है। क्या है? चलो एस, ठीक है? यस में देखो ये यस क्या है? चलो ऑर्बिटल है। ये क्या है तुम्हारे पास? ऑर्बिटल। ये देखो यहाँ पर एस, है ना? देखो यहाँ पर एस पी डी एफ। देखो यहाँ पर बोलोगे एस पी और डी और एफ, ये सारे के सारे क्या है? कक्षा, सही है? अब मुझे अच्छी बताइए इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें अधिकतम दो। इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा? दो। कितने होंगे? दो। मतलब इसमें अगर बोलेंगे, देखो ये सारे तो आपके उपकक्षा है, ये क्या होगा? चलो ये उपकक्षा है, तो इनके अंदर में क्या होता है? कक्षा। कितना होता है? कक्षा। तो इसमें कितनी होती संख्या? एक। कितनी होती कक्षा की संख्या? एक। सर जी इसमें कितनी होती है? चलो बोलो। तीन। कितनी होती है? तीन। और इसमें कितनी होती कक्षा की संख्या बेटा? पांच। कितनी होगी? पांच। और सर जी इसमें कितनी होगी कक्षा की संख्या? सात। कितनी होगी? सात। अब प्रत्येक कक्षक में बेटा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो बताओ बेटा यहाँ कितना हो जाएगा? दो। सर जी यहाँ कितना हो जाएगा? दो रहेगा। तो बोलो प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताओ यहाँ पर दो हो गया, इसमें कितना हो जाएगा? छह, है ना? तीन दूनी कितना हो जाएगा? छह। पांच दूनी कितना हो जाएगा? 10। और सात दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो बताओ बेटा। हाँ बता रहा ना आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, आप क्या टेंशन ले रहे हो? वो तो आप पेरियोडिक टेबल के बारे में बता रहा हूँ कि मैं कैसे बताना है इसको, इससे ही पेरियोडिक टेबल बनती है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? तो बताओ बेटा सबसे पहले कहाँ जाएगा? देखो यहाँ पर क्या है? के एल एम एन, सही है? ये क्या है तुम्हारे पास? कक्षा की संख्या,
सही है, ये कक्षा है। और इन कक्षा में क्या होता है बेटा? पहले बोलो, सब सेल बोल सकते हो या उसका बोल सकते हैं हम लोग उप कक्षा। और प्रत्येक उप कक्षा में क्या होता है? चलो कक्षा। अरे क्या होता है? ये कक्षा है। ये क्या है? ये कक्षा। और प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलो एक। बोलो, इसको आप बोल सकते हो क्या? उप कक्षा। क्या बोलेंगे इसको? उप कक्षा। और उप कक्षा के अंदर में क्या होता है? चलो कक्षा, है ना, या ऑर्बिटल्स। अब प्रत्येक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? दो। तो दो, तो बताओ कितना बन जाएगा? पहले में S बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? S बराबर कितना हो जाएगा? चलो 2। P बराबर कितना हो जाएगा? 8। सही है। अब बताओ बेटा, SPD बराबर कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। SPDF बराबर हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? चलो 32। अब ऐसा बोलना चाह रहे थे कि पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम हम, मतलब पहले कक्षा में कितना भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन अधिकतम? 2। और दूसरे में कितना भरेंगे? 8। और तीसरे में कितना भरेंगे? 18। और चौथे में कितना भरेंगे? चलो 32। क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को? लेकिन यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? चलो एस में अधिकतम कितना भरोगे? 2। सर ये पी में अधिकतम कितना भरोगे? अरे पी की अधिकतम कैपेसिटी कितनी है? 6। और डी की अधिकतम कैपेसिटी कितनी है? 10। और एफ की अधिकतम कैपेसिटी कितनी है? चलो 14। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को? समझ आ गई? ठीक है, ये हमने बनाया बेटा परमाणु, है ना। परमाणु क्या होता है? सबसे सूक्ष्मतम हिस्सा होता है किसी पदार्थ का, वो अविनाशी होता है ना, वो अविभाज्य होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरी चीज, ये सबसे छोटा हिस्सा होता है। इसकी खोज किसने किया है? डाल्टन ने 1808 ईस्वी में। ठीक है, तो परमाणु में सबसे पहले यदि हमने देखे तो बीच में क्या होता है? नाभिक। और नाभिक में रहता है बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किया चैडविक ने और प्रोटॉन की खोज किया चलो गोल्डस्टीन ने। और इस नाभिक की खोज किया किसने बेटा? रदरफोर्ड ने। और ये आसपास जो होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या लगाते रहते हैं? इसके चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया बेटा किसने किया है? जे थॉमसन ने। आवेश वितरण की बात भी सबसे पहले किसने किया है? जे थॉमसन ने। प्लम पुडिंग मॉडल दिया, तरबूज मॉडल दिया, किसने दिया बेटा? जे थॉमसन ने। एक गोल्ड फ्लेमिंग या गोल्ड फिल्म स्कैटरिंग मॉडल जो दिया है बेटा, या अल्फा कण स्कैटरिंग मॉडल जो दिया है, या अल्फा कण मॉडल जो जिसने दिया है उसने दिया, चलो बोलो रदरफोर्ड ने। अल्फा कणों के बोचार किया था, आप लोगों को पता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, प्रतिकर्षण हुआ, पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण हुआ और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में आकर्षण हुआ। चलेगा, तो आप लोगों ने देखिए ये पूरा तुम्हारे पास क्या, ये परमाणु बनाया। परमाणु में कितने कक्षा होते हैं? चलो 4। देखो K L M N हमने कक्षा बना लिए और उसी में बेटा क्या बना लिए? उप कक्षा, जैसे कि S SP SPD और SPDF। सही है। प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलो 2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। यदि यहाँ पर बताओ यस है तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे? 2। और ये क्या होगा बेटा? यस P, इसमें कितना भरेंगे अधिकतम? 8। इसमें कितना भरेंगे? 18। और इसमें कितना भरेंगे? 32। अब बताओ बेटा, इसी से बनती है पीरियोडिक टेबल। क्या बनेगी? चलो पीरियोडिक टेबल। देखो कैसे बनाता हूं पीरियोडिक टेबल, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल लाया अपने हाथ में? रखे हो क्या? पीरियोडिक टेबल रखे हो? घर में रखोगे तो कहां से समझ आएगा भाई? चलो ठीक है, देखिए पीरियोडिक टेबल में हम पीरियोडिक टेबल कैसे बनाते देखो। मुझे एक बताओ बेटा, यहाँ क्या है तुम्हारे पास? यस। ये क्या लिखा है तुम्हारे पास? एस। सही है। अब मुझे बताइए, इसको हम लिखते हैं 1। क्या लिखेंगे? चलो 1 पहला कक्षा का है ना, ये बोले तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, यार 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। मैं बोलूंगा किसी भी कक्षा, मैं बोलूंगा कि चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। देखो ये 2n का स्क्वायर है ना। अब मैं बता सकता हूं कि इस फार्मूले का लगातार मैं बोल सकता हूं कि कौन से कक्षा में कितने या कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि मुझे बोलना है बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप यहां पर n बराबर क्या हो जाएगा? कक्षा। n बराबर कितना हो जाएगा? कक्षा। तो आप यहां कितना रखोगे? 4 और यहां पर करोगे स्क्वायर। सही है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 16 कितना हो जाएगा? 32। तो मतलब बेटा कक्षा अंतिम बोले तो चौथे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अधिकतम 32। सही है। वैसे रखो आप लोग 2n का स्क्वायर और कितना रखोगे? तीसरा का निकालोगे तो यहां 2 और यहां कितना रखोगे? 3 और इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9 कितना हो जाएगा? 18। तो बताओ बेटा तीसरी कक्षा में आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अधिकतम? 18। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को? अरे आ रही होगी तो लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन में जरूर दबाना, है ना। और आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं बिल्कुल चैनल मेरे, हैं? चैनल को सब्सक्राइब भी करना भाई, वीडियो को थोड़ी डाल रहे हो YouTube पे हम लोग, है ना। चलिए, पूरी फ्री क्लास चल रही है यहाँ पर YouTube में हमारी, और कोई लाइक शेयर करते नहीं बिल्कुल। चलिए, और शेयर भी करा करो, ठीक है। चल बेटा, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डाल दूंगा वहीं पर मैं सीधा। चलिए सर, देखिए सर, अब मुझे एक बता बेटा, अब इससे पीरियोडिक टेबल कैसे बनती है? देखो पीरियोडिक टेबल कैसे बनती है, मैंने बोला वीडियो से चल रहा है ना। चलिए, कोई समस्या नहीं है ना अभी? चलो बताओ बेटा,
मैंने बोला कि पीरियड टेबल बनाना है, मैंने बोला कि पहला कक्षा है, कौन सा कक्षा है, चलो पहला, तो पहला कक्षा को 1 लिख दिया आप लोग ने। और बताओ बेटी यहाँ कितना है s, और s की अधिकतम कैपेसिटी कितनी हो गई 2, कितनी हो गया चलो 2, ठीक है, s की अधिकतम कैपेसिटी कितनी हो गई है 2। अब बता बेटा, अब दूसरे कक्षा में आएंगे, दूसरे कक्षा में आएंगे 2, तो दूसरे कक्षा डालेंगे तो दूसरा डालेंगे, डाल दिए, डाल दिए। अब बताओ बेटा पहले में क्या है s, अब बताओ s की अधिकतम कैपेसिटी 2 होती है कि नहीं। अब किस पे आएंगे हम लोग p, तो कौन से में 2p आएगा कि नहीं पहले बताओ, अच्छा 2p, और p की अधिकतम कैपेसिटी कितनी होती है जल्दी बताओ 6, अरे p की अधिकतम कैपेसिटी कितनी होती है 6। उसके बाद फिर आओ कौन सी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, हाँ 3, और फिर क्या डालोगे आप लोग s, क्या डालोगे चलो s, और s की अधिकतम कैपेसिटी 2 है ना। उसके बाद क्या डालोगे आप लोग 3 है ना, 3, और फिर p की अधिकतम कैपेसिटी 6, और फिर क्या डालोगे आप लोग 3d, और d की अधिकतम कैपेसिटी कितनी रहती है 10। ऐसा बनाओगे आप लोग। उसके बाद लास्ट वाले में आओगे, फिर नंबर आप चौथा डालोगे, क्या डालोगे चौथा, और चौथा में डालोगे पहले में s, और s की अधिकतम कैपेसिटी 2। उसके बाद बोलो, अरे बोलो ना 4p6, उसके बाद 4d10, और उसके बाद 4f, और इसकी अधिकतम कैपेसिटी 14। अरे बोलो ना, समझ आ रहा है, कोई समस्या इसका नहीं चलिए देखते बेटा। अब यहाँ पर मैं लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 4p6 4d10 और 4f 40, ठीक है। कुछ बच्चे को तो ऐसा लगता है कि 15 लिखा होगा, है ना, अरे डुप्लीकेट हो क्या तुम लोग को ध्यान नहीं देता है ना, तुम्हारा तो नींद में ध्यान रहता है कि नहीं, नींद है मेरा बहुत जरूरी काम है सर जी, मैं जरूरी काम से मुझे सोना है हाँ, आप लोग को ऐसा लगता है जरूरी काम से मुझे सर जी सोना है, अरे तो सोने के लिए आओ क्या, पढ़ने के लिए आओ, समझो पहले। अब देखो पीरियड टेबल में कैसे बनती है, आप लोग को पता है बेटा कि हमारे पास 4 उपकोष होते हैं, अरे देखियो ना, अरे आप लोगों ने वो देखे पीरियड टेबल देखियो, सॉरी 4 कुछ नहीं बोल सकते, पीरियड टेबल देखे आप लोगों ने, पीरियड टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं देखियो आप लोगों ने, और 4 ब्लॉक में क्या होता है, एक में s होता है, और एक होता है p, एक होता है d, और एक क्या होता है चलो f, और तो यही तो ब्लॉक है s p d और f। अब बताओ बेटा s ब्लॉक में, s ब्लॉक की अधिकतम कैपेसिटी कितनी है 2, अरे कितनी है 2, सही है ना, मतलब इसमें कितने वर्ग है, मतलब इसमें कितने समूह आएंगे बेटा। देखो तुम्हारे पास पीरियड टेबल बनती कैसे समझ लो, सबसे पहले तो आपके पास ऐसे आवर्त रहते हैं, क्या रहता है चलो आवर्त, ये इसको क्या बोलते हैं चलो आवर्त बोलते हैं कि नहीं पहले बताओ, इसको क्या बोलते हैं आप लोग आवर्त। कितनी रहती है आवर्तों की संख्या 7, कितने रहते हैं चलो आवर्तों की संख्या 7, यही समझाना पड़ेगा ना, आवर्तों की संख्या कितने रहते हैं चलो 7 है ना, आवर्तों की संख्या कितनी रहती है 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया आपके पास 7, ठीक है मेरा चलो पहले आवर्त, ठीक है। अब यहीं से क्या रहता है आपके पास ब्लॉक, क्या रहता है चलो ब्लॉक, ये ऐसा रहता है ब्लॉक, सही है, और इसकी संख्या रहती है टोटल 18, कितने रहेगी चलो 18, सही है, इसकी संख्या कितनी रहेगी 18। अब बताओ बेटा यहाँ पर है सबसे पहले नंबर पे होता है हाइड्रोजन, क्या होता है चलो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, कितना होता है 1। चलो इसका छोड़ो, मैं एक बताता हूँ आपको, जैसे मैंने बोल दिया सोडियम, क्या बोल दिया मैंने चलो सोडियम, क्या बोल दिया मैंने आप लोग को सोडियम, और आपको पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, अरे कितना होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, ये तो पता है ना आप लोग को, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। तो मुझे बताओ इसको आप जब भरोगे कैसा भरोगे, पहले में डालोगे, पहले वाले में कितना आ जाएगा 2, पहले वाले में कितने आ गए 2, दूसरे वाले में कितने आ गए 2, दो वाले में कितने हो गए 4। अब बताओ बेटा 4 और 6 कितना हो गए 8, सब 10, कितना हो गए 10। तो इसमें अंतिम में कितने आएंगे जब पहले बताओ 1, अरे कितने आएंगे यहाँ पर 1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में गया है, बोलो बोलो किसमें गया है, चलो s ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में गया है s, ये s उपकोष में गया ना, तो ये क्या है तुम्हारे पास ब्लॉक, तो इसको आपने यहाँ से मान दिए, जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर s है, यहाँ इधर दे दिया p, ऐसा d ऐसा बांट देता हूँ, ऐसा बांट दिया हूँ। तो बताओ बेटा यहाँ पर किसमें गया है, अंतिम किसमें गया है s ब्लॉक में। तो ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो जाता है इसी को बोलते हैं इसकी वैलेंसी, या इसको बोलते हैं संयोजकता, है ना, वो उसी से संयोजकता करेगा, या इसी को बोल सकते हैं जिस अंतिम इलेक्ट्रॉन में जाता है बेटा, जिस भी उपकोष में जाएगा वही उसका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है s। तो बताओ बेटा आप सोडियम को किस ब्लॉक में रखोगे s ब्लॉक में, क्या मेरा समझाइए क्या, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक में जाता है वो उसका ब्लॉक डिसाइड हो जाता है। तो बताओ ये कौन से ब्लॉक में जाएगा, पहली बार s, अरे किस ब्लॉक में जाएगा पहले बताओ बेटा यस। और यहाँ पर जो 3 लिखा है बेटा, ये 3 होता है आवर्त की संख्या, क्या होता है चलो आवर्त, या आवर्त बोलो या कक्षा, आवर्त बोलो या कक्षा,
तो देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गई, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां। सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां और ये सातवां। तो बताओ बेटा ये किसमें गया है? ये तीसरे में। तो यहाँ एक छोड़ोगे, दो छोड़ोगे, कितना छोड़ोगे? तीन। कितना छोड़ोगे? चलो तीन। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सोडियम। आ गई? आप देख लेना पीरियोडिक टेबल में कि सोडियम की संख्या, सोडियम जहां पर मैं बोल रहा हूं वहां पर है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया बेटा पोटेशियम, क्या बोल दिया? चलो पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 और कितना होता है? 19। अब बताओ बेटा पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4, तीसरे वाले में 6, 10 हो गए। अब इसमें कितनी रहती है अधिकतम संख्या? बोलो 2, है ना? 10 और 2 कितने हो गए? 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18 और अंतिम में कितना जाएगा? एक। लेकिन बेटा अब इसके लिए हमको एक नियम और पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं N+L का नियम, जो कि आपभव का नियम है। इसका मतलब चलो आपभव। आपभव क्या बोलता है इसको समझने के लिए हमको कल समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन, तो कार्बन की संयोजकता किस टाइप से होती है उसको समझा देता हूँ, क्योंकि आपभव का नियम थोड़ा डीपली चलना पड़ेगा, फिर नींद आ जाएगी आप लोग को, इसलिए उसको ना। चले तो मैं थोड़ा सा आप लोग को तो पीरियड टेबल कैसे बनती पता है क्या आप लोग को? देखो ये जो सामने का जो रहता है ना बेटा, ये रहता है तुम्हारे पास आवर्त की संख्या, क्या रहती है? आवर्त। और ये जो रहता है बेटा, ये रहता है तुम्हारे पास ब्लॉक, क्या रहता है? ब्लॉक। ठीक है, अब जिसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन चल जाएगा वही उसका ब्लॉक डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा वैसे मैं बोल रहा हूँ, अब निकाल रहे हैं हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? कार्बन। क्योंकि मैं इधर बहुत चले गया हूँ, थोड़ा सा कार्बन पे आता हूँ, लोग बोलेंगे साथी हमारे चैप्टर से पूरा बात हो गया आप लोग, है ना? तो देखिए मुझे बताओ बेटा, हमने ये ऊपर है। ठीक है, मुझे बताओ बेटा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। अरे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है कि नहीं? तो आप इसको कैसे करोगे? पहले वाले में 1s2, सही है, 1s2। दूसरे वाले में कितना करोगे? बोलो 2s2 और 2p, अरे 2p कितना होगा? 4। अरे कितना होगा? 2p 4 होगा कि नहीं? ज्यादा नहीं हुआ? 1s2 2s, अरे 2 कितना होगा? 6 करना है ना? 2 ही आएगा। यहाँ कितना आएगा? चलो 2, सही है। अब कितने हो गए? 2 2 कितने हो गए? बोलो चलो 6 हो गए। कितना हुआ? 2 2 4 4, सॉरी ज्यादा हुआ। अब कितना हुआ? चलो 6। कितना हुआ? 6। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए हैं? P पे। किस पे गया है? चलो P पे। तो बताओ बेटा ये जो P होगा आवर्त संख्या कौन सी हो जाएगी आपके पास? दूसरी। आवर्त संख्या कौन सी हो जाएगी? दूसरी। और ब्लॉक संख्या बोलूंगा तो कौन सी हो जाएगी बेटा? P ब्लॉक। अरे कौन सा ब्लॉक? P ब्लॉक। तो P ब्लॉक में आ जाएगा ये। तो बताओ बेटा कार्बन कौन से ब्लॉक का है? तो वो P ब्लॉक। सही है, कार्बन कौन से इसका है? P ब्लॉक। धातु है, क्या धातु है? अधातु। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखेंगे इसके अप्रूव्ड हो गए पेंसिल, सुने ना? पेंसिल में भी रहता है, हीरा भी रहता है, सुने ना? है ना? ये सब हम देखेंगे अभी। तो बता बेटा कार्बन रहता है। ठीक है, तो इसकी अंतिम वैलेंसी कितनी होगी जल्दी बताओ। देखो यहाँ कितना है? चलो 2 2 और ये कितना है? 2। कितना होगा टोटल से परमाणु क्रमांक? 6। तो बताओ ये किस ब्लॉक का तत्व होगा? आप बोलोगे P ब्लॉक का। कौन से आवर्त का होगा? तो दूसरे आवर्त का होगा। सही है, हाँ हीरा में कार्बन रहता है। हाँ कार्बन का ही वो अप्रूव है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, चलेगा। अब एक चीज और समझ लो, इसमें क्या समझोगे? ये तो समझ गया। अब इसकी वैलेंसी कैसे निकाल? देखो बेटा जब भी कोई चीज रहता है, देखो जब भी कोई चीज रहता है बेटा, एक तो 2 में, एक तो 8 में, एक तो फिर 18 में और एक तो 32 में। सही है, ये बेटा ये जैसे ही हो जाता है, मतलब ये इतना हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? चलो 2। तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब ये अपना स्टेप पूरा कंप्लीट पूरा है इसका। ठीक है, ये किसी से बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं। इसमें वैसे देखो 8 भी कैसा होता है? अपने आप में पूर्ण होता है, ये भी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये देखो 18 भी क्या होता है? चलो कंप्लीट होता है। 32 भी क्या होता है? कंप्लीट। इसलिए तो देखा आप लोगों ने, जो हमारे पास क्या होती है? हीलियम गैस होती है। हीलियम गैस सुने हो? हीलियम, अरे आर्गन सुने हो? आर्गन है ना, आर्गन फिलामेंट में लगा रहता है, बल्ब की फिलामेंट में भरा रहता है, उसमें बल्ब में। सही है, तो मुझे इसे बताओ बल्ब के अंदर जो भरा रहता है वो आर्गन है ना, गैस। तो आर्गन क्या होता है बेटा? आर्गन किसी से रिएक्शन नहीं करती। जैसे क्रिया करने जो बोलते हैं ना कि अगर कोई रहता है कि उनके अगर बॉन्डिंग बनाने की उसमें वैलेंसी रहेगी तो क्या बनाएगा? बॉन्डिंग बना सकता है, किसी से भी क्रिया कर सकता है। लेकिन इनमें क्या रहता है बेटा? ये पहले से अष्टक पूरा रहता है, तो इसलिए ये कभी किसी से बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। यदि बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा तो इसको बोलते हैं अक्रिय। क्या बोलेंगे अक्रिय? ये किसी से क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए तो बल्ब में भरते हैं, और बल्ब में जब भरेंगे तो वो किसी से क्रिया नहीं करेगा तो उसको कभी इफेक्ट नहीं पहुंचता है। और समझ गए? इसी को नोबल गैसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो नोबल गैस। अब मुझे ऐसे बताइए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? अरे बोलो ना, परमाणु क्रमांक कितना होता है? ओके
चलिए ठीक है, अब कल देखते हैं अब बाकी चीज़ें।